Hello everyone, welcome to चेतन भारत लर्निंग एंड वेलकम टू मेंस अ डे सीरीज ऑफ सीबीएल, जहां पर हम लोग हर रोज एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखते हैं कि उसमें कंटेंट क्या आना चाहिए, अप्रोच क्या रहनी चाहिए, स्ट्रक्चर क्या रहना चाहिए इस पूरे आंसर का। तो आज देखते हैं कौन सा टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन है आपके लिए, वन नेशन वन राशन कार्ड प्रोग्राम हैज बीन सक्सेसफुली इंप्लीमेंटेड इन ऑल द स्टेट्स एंड यूटीज मेकिंग फूड सिक्योरिटी पोर्टेबल थ्रू आउट द कंट्री। अभी रिसेंटली न्यूज में था ये, बिकॉज आसाम हैज बिकम द लास्ट स्टेट, 36th स्टेट, जिसकी वजह से जो ये वन नेशन वन राशन कार्ड की स्कीम है ये थ्रू आउट इंडिया हम लोगों ने इंप्लीमेंट कर दी है। इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट क्रिटिकली एग्जामिन वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम। बेसिकली हमें करना क्या है कि ये पूरी की पूरी जो स्कीम है उसका क्या बेनिफिट था, उसके क्या लकूनास थे, लिमिटेशंस अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, उनको दूर करने के लिए क्या क्या हम लोग कर सकते हैं, वे फॉरवर्ड क्या रहेगा, वो सब कुछ हमें इसमें लिखना है। अगर हम इसके आंसर की बात करें तो वी विल डिवाइड द आंसर इनटू 3 कंपोनेंट्स। एक रहेगा आपका इंट्रोडक्शन, एक रहेगा आपका बॉडी पार्ट और एक रहेगा आपका कंक्लूजन। अगर मैं बात करूं इंट्रोडक्शन की, देखो मेनली इसमें हम क्या लिखते हैं, या तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं कि कंटेक्स्ट क्या रहेगा, और लिख सकते हैं हम लोग यहां पर व्हाट इज दिस स्कीम ऑल अबाउट, व्हाट इज दिस स्कीम ऑल अबाउट। तो आप ये लिख सकते हैं इसमें, आप लिख सकते हैं इसमें कि ये जो स्कीम है हमारे 2019 से ही लॉन्च की जा चुकी थी। डिफरेंट जो स्टेट्स हैं उन्होंने थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके इसको इम्प्लीमेंट किया है अपने पूरे स्टेट में। एक तो ये चीज, साथ में इसका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव था वो आप लिख सकते थे इसमें कि जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि जो माइग्रेंट लोग हैं, जो माइग्रेशन करके किसी और जगह पर जा चुके हैं, उनको वहां पर भी एनएफएसए के तहत, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत भी उनको जो राशन है ऑन दी सब्सिडाइज्ड प्राइस वो मिल सके। 3 रुपीज पर केजी राइस मिल सके, 2 रुपीज पर केजी आपको व्हीट मिल सके। तो आपको बेसिकली करना क्या है, ऑब्जेक्टिव बताना है इसका, स्कीम कब लॉन्च हुई थी, इसका मेजर जो एक सिग्निफिकेंस था वो क्या था, और लास्ट में कंटेक्स्ट क्या है इसका कि ये एक्चुअल में स्कीम न्यूज में क्यों है। अगर आप कंटेक्स्ट लिखते हैं ना तो बेसिकली आपकी उस पूरी स्टेटमेंट को जस्टिफिकेशन मिल जाती है कि हाँ बच्चे ने पढ़ा हुआ है और उसको पता है कि ये जो स्कीम है न्यूज में चल रही थी, इसके पीछे के बैकग्राउंड क्या है, इसके लकूनास क्या है, वो सब पता होगा इन्हें। तो हल्का सा एक क्रेडिबिलिटी, एक लेजिटिमेसी मिल जाती है आपकी स्टेटमेंट को। तो ये लिखेंगे आप इंट्रोडक्शन में। फिर बात आती है बॉडी की, हमें करना है क्रिटिकली एग्जामिन। पहले तो हम बात करेंगे व्हाट इज बेसिकली द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस स्कीम, किसे हुआ क्या क्या है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, व्हाट आर द बेसिक पॉजिटिव फिनोमिनाज। फॉर एग्जाम्पल इससे हुआ क्या है, जो आपकी फूड पोर्टेबिलिटी है वो इंक्रीज हुई है कि जो भी लोग हैं अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं तो अब उनको ज्यादा प्राइस पर राशन लेने की जरूरत नहीं है। एनएफएसए के तहत वो पूरे इंडिया में कहीं पर भी किसी भी फेयर प्राइस शॉप से राशन ले सकते हैं। दैट इज द फर्स्ट सिग्निफिकेंस। सेकेंड चीज, हम लोगों ने स्कीम के तहत आधार कार्ड से लिंक कर दिया है आपका राशन कार्ड। इससे होगा क्या, इट विल प्रिवेंट द डुप्लीकेसी और द लीकेजेस, कि जो बेनिफिशरीज हैं सिर्फ उन्हीं को ही हम लोग ये स्कीम इंप्लीमेंट करेंगे, उनके ऊपर जो नॉन बेनिफिशरीज हैं उनको हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं दैट कि ये इसके अंदर बेनिफिशरी की कैटेगरी में नहीं आता है। तो इट इज द बेटर आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशरीज। तो ये इंपॉर्टेंट है, दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस स्कीम। हम बात करते हैं कि जो माइग्रेशन करके लोग बाहर आए हुए हैं अपने स्टेट से, वो बेसिकली या तो गरीबी के चलते हुए फोर्सफुली अपने घरों को छोड़कर आए हैं। तो अगर वो किसी और जगह पर जाते हैं और उनको खाना ढंग से नहीं मिलता है तो जो न्यूट्रिशनल आपका कैपेसिटी है पूरे बॉडी की वो कम हो जाता है, आपकी एफिशिएंसी कम हो जाती है काम करने की। तो अगर आपको सस्ते रेट्स पर राशन प्रोवाइड करवाया जा रहा है तो अल्टीमेटली यू हैव द ऑप्शन दैट यू कैन बाय मोर न्यूट्रिशियस फूड की हम बात करेंगे, है ना। तो दीज कैन बी द सिग्निफिकेंस। यहाँ पर हम आइडेंटिफिकेशन की बात कर ली, फूड पोर्टेबिलिटी की बात कर ली, न्यूट्रिशन की बात कर ली। सरकार की तरफ से, सरकार का जो एक पूरा का पूरा एक एजेंडा है कि दैट वी हैव टू एंड हंगर, वी हैव टू रिड्यूस द पॉवर्टी टू अ 0 लेवल। तो ये सारी जो चीजें हैं आप इंप्लीमेंट कर पाएंगे तो पॉलिटिकल लेवल पर भी इस स्कीम को इंप्लीमेंट करने का बेनिफिट मिलेगा पूरी पॉलिटिकल पार्टीज को।
है ना। तो ये सारी जो रहेंगी आपकी सिग्निफिकेंस रहेंगी। ऑन द अदर हैंड देयर कैन बी सम लिमिटेशंस, कि अगर आप ये सब चीजें ठीक कर लें तो अल्टीमेटली और भी बहुत अच्छे तरीके से, इफेक्टिव तरीके से ये स्कीम और इम्प्लीमेंट हो पाएगी। फॉर एग्जाम्पल लिमिटेशंस क्या हैं? जब से हम लोगों ने आधार कार्ड को लिंक किया है विद राशन कार्ड, तब से बहुत बार ऐसा देखा गया है कि सम पीपल आर एक्सक्लूडेड इन द लिस्ट, कि इनको राशन कार्ड, इनको इस NFSA के तहत बेनिफिशियरी नहीं माना जा रहा है, जबकि उनके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो कई बार आधार की वजह से, टेक्निकल इश्यूज की वजह से जो लोग हैं उनको हम एक्सक्लूडेड फील करवाते हैं कि उनका नाम जो है लिस्ट में नहीं है। तो दीज आर सम टेक्निकल इश्यूज, जिसकी वजह से जो आपका पॉवर्टी है वो इंक्रीज होता है, क्योंकि अब पर्सन ने खाना तो खाना है, वो सस्ते रेट पर नहीं बल्कि महंगे रेट पर खरीदेगा। तो जो पॉवर्टी का लेवल है वो और ज्यादा इंक्रीज हो सकता है अगर हम लोगों ने इस पर काम नहीं किया तो। एक तो ये चीज। दूसरी चीज, जितनी भी आपके फेयर प्राइस शॉप्स होती हैं वहां पर FCI फूड प्रोवाइड करता है। उसको ये पता है कि यहाँ पर इतने लोग रहते हैं, इनका राशन कार्ड यहाँ पर रजिस्टर्ड है, तो ये लोग इतना खाना लेने के लिए आएंगे यहाँ पर। उसी के हिसाब से कोटा डिसाइड किया जाता है पूरे मंथ का। लेकिन अगर हमारे पास डेटा नहीं है कि कितने माइग्रेंट यहाँ पर आए हैं, कितने माइग्रेंट यहाँ से जा चुके हैं, कितने BPL फैमिलीज इस मंथ कोटा के तहत अपना राशन लेने के लिए आएंगे, तो डेटा के अनअवेलेबिलिटी की वजह से होगा क्या, ये जो फेयर प्राइस शॉप्स हैं वो बढ़िया तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। कहीं पर बहुत ज्यादा लोग आ गए हैं, खाना कम पड़ गया है, राशन कम पड़ गया है। कहीं से लोग बिल्कुल जा चुके हैं, वहां पर बिल्कुल खाना वेस्ट हो गया है, राशन वेस्ट हो गया है। तो ये कैन बी दी एक लिमिटेशन। तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा, द डेटा रिगार्डिंग द माइग्रेशन शुड बी इफेक्टिवली अपडेटेड। इससे हम क्या, अगर हम दूसरी लिमिटेशन की बात करें तो क्या है कि जो आपका इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन है ना रिगार्डिंग द माइग्रेशनरी पॉलिसीज, वो बहुत कम है। अगर डेटा ट्रांसफर होता हो फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट तो हमें इजीली पता होगा कि कौन से लोग कहाँ पर गए हैं, क्यों गए हैं, उनका मकसद क्या था जाने का। तो वो सब चीजें हम लोग पता लगा पाएंगे। तो ये सब चीजें हमारे पास नहीं है अभी, इसीलिए ये जो वन नेशन वन राशन कार्ड की स्कीम है कहीं ना कहीं थोड़े बहुत पैरामीटर्स पर फेल हो जाती है। बट अगर हम इसकी ओवरऑल की बात करें तो दैट इज अ काइंड ऑफ सक्सेस। अब सारे जो स्टेट्स हैं उन्होंने स्कीम को इम्प्लीमेंट कर दिया है। तो कुछ बेनिफिट्स हम लोगों ने लिखने हैं 5 या 6, कुछ लिमिटेशंस हम लोग लिखेंगे 5 या 6, एंड लास्ट में कंक्लूजन में हम क्या लिखेंगे, वे फॉरवर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास माइग्रेशन का डेटा नहीं है तो आप इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशंस बना लीजिए, आप इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटीज बना लीजिए, ताकि माइग्रेशन का जो डेटा है वो ट्रांसफर किया जा सके, उसको आप शेयर कर सके। तो ये बनाने की हमें जरूरत है। एक तो ये चीज, साथ में लोगों को हमें उन्हीं के जगह पर उनको माइग्रेशन ना ही करनी पड़े, उसके लिए भी वी हैव टू प्रोवाइड देम बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज इन दी मार्केट इन द रूरल एरियाज एज वेल, कि उनको अर्बन एरियाज में ना जाना पड़े माइग्रेट करने ना पड़े उनको वहां पर, क्योंकि वहां पर अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज अच्छी हैं तो रूरल एरियाज में भी वो हो सकती हैं। तो वो सारी जो चीजें हैं हम यहीं पर अगर प्रोवाइड कर देंगे तो वो सब चीजें भी हमारे रुक जाएंगे। इससे होगा कि जो FCI के थ्रू FPS शॉप में सारा का सारा फूड या राशन जाता है वो भी थोड़ा सा कम हो जाएगा। जब लोगों को आप एजुकेशनल और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहे हो तो उनका जो पर कैपिटा इनकम है वो इंक्रीज होता है, दे विल कम आउट ऑफ द BPL लाइन्स। तो जो ये पूरा का पूरा फ्री राशन कार्ड का, फ्री राशन का बेसिकली जो कंसेप्ट है वो भी हमारा खत्म हो जाएगा। तो बेसिकली करना क्या है हमें, वी हैव टू प्रोवाइड स्किल्स, वी हैव टू बिल्ड द कैपेसिटीज ऑफ पीपल सो दैट उनको इन सब चीजों की जरूरत ही ना पड़े, है ना। तो ये सब चीजें आप लिखोगे वे फॉरवर्ड में, दैट दीज कैन बी द सजेशंस, दीज कैन बी द वे फॉरवर्ड। तो ये रहेगा आपका स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर, जहां पर आपने पहले स्कीम को डिफाइन कर दिया, कंटेक्स्ट आपने बता दिया, कुछ पॉइंट्स बता दिए जहां पर उसके बेनिफिट्स की हम लोगों ने बात करी, और लास्ट में कुछ लिमिटेशंस, और उन लिमिटेशंस को ठीक करने के लिए कुछ वे फॉरवर्ड्स और सजेशंस। दैट शुड बी द स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर। पॉइंट्स जो हैं आप लोगों ने कम से कम 5 या 6 लिखने हैं हर हेडिंग में, ठीक बात है। बाकी आपको कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।